सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है कोमल मित्तल और ये कुंडली आई है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगा भगवान मनु की मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कही बात कि ये शरीर और इस शरीर के अंदर जो बसा जीवात्मा है उसको जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ, उसी का अंश हूँ या अंश मात्र हूँ, तब तक वो हमारे द्वारा बनाए गए या परमात्मा के मुस्कान जो कि उनकी माया है उससे प्रभावित होता हुआ वो हमें प्रभावित करता रहता है। जैसे ही उसके ऊपर ज्ञान का प्रकाश पड़ता है वो इस शरीर रूपी चोले को छोड़ करके परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ये बड़ा गहरा अर्थ वाला विषय है कि हम इस शरीर के द्वारा सुस्कृत और दुष्कृति से युक्त होकर के कृत्य करते हैं, अच्छे और बुरे कृत्य। जब हमें ज्ञान का अभाव होता है, हमारे पास ज्ञान की कमी होती है, तब हम सभी चीज़ों में ईश्वर को नहीं देख पाते। जब हमारे पास ज्ञान और उसका अनुभव दोनों ही हो जाता है, ज्ञान से अनुभव हो जाए, तब हम प्रत्येक जगत को शिवमय समझने लगते हैं। जहाँ शिव नहीं वो 100 ही तो है ना। इसलिए हर जगह शिव स्वरूप परमात्मा विराजमान है और इसका एहसास हमें ज्ञान के द्वारा होता है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। क्लियर है? अब आइए आपको विषय पे लेके आता हूँ। इनका जन्म हुआ दक्षिणायन, इस वजह से पिता के साथ संबंध और व्यक्ति की मोरालिटी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। सूर्य जब कमज़ोर होते हैं तो व्यक्ति के कंसंट्रेशन को भी बिलो करते हैं और सूर्य की स्थिति दक्षिणायन में कमज़ोरी वाली होती है। दक्षिणायन में पापग्रह बलवान हो जाते हैं और शुभग्रह कमज़ोर होने लगते हैं। दक्षिणायन में चंद्रमा को बल मिलता है। अब इनकी कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव का अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठा है और भाग्य भंग योग लगाया है। और सूर्य उत्तरायण में बलवान होते हैं जो इस कुंडली के लिए भाग्य भाव से एक घर आगे यानी कि दशम स्थान यानी कि कर्म क्षेत्र के अनुभवी कारक ग्रह होकर कर्म क्षेत्र के अधिपति होकर के अष्टम भाव में इसे पराक्रम करने पे विवश करने के लिए जातक को पराक्रम करने के लिए विवश करते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा पापक होते हैं। इस वजह से व्यक्ति का कंसंट्रेशन और व्यक्ति की जो एक मानसिकता होती है वो उस लेवल में जाकर के स्थापित होने में वक्त लेती है। शुक्ल पक्ष के, अब आपको मैं यहीं पे बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में, ध्यान से समझिए, मुझे देखिए, जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पापक होंगे उसके जीवन के आधारभूत स्तंभ कमजोर होंगे। अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पाप से पीड़ित है, जैसे कि यहाँ भी पीड़ित ही कहूँगा क्योंकि भाग्य भाव का अधिपति होकर के अष्टम में बैठा है और हालांकि यहाँ गुरु की दृष्टि उसके पास है, इस कारण से इस कुंडली के लिए तो थोड़ी बहुत मजबूती बनेगी। पर 3 पक्ष में चंद्रमा के पास 2 पक्ष कमजोर हो रहे हैं। एक भाव से वो अष्टम में बैठा है तो मानसिक रूप से और कंसंट्रेशन के मामले में कुंडली को कमजोरी देगी। वहीं पे पक्ष बल से कमजोर होने के कारण व्यक्ति के विलक्षणता में कमजोरी मिल जाती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में आप जिस भी व्यक्ति के जीवन को देखते हैं, अगर उसके जीवन को आप नज़दीक से गहराई से समझने की कोशिश करें तो अगर वो अमानवीय व्यवहारों से युक्त है या वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत गहराई से विचार कर रहा है या फिर वो अगर कई बार अपने वास्तविक नेचुरल जो उसकी क्षमता है उसको अगर वो पहचान नहीं पा रहा है, तो भरोसे के साथ ये बात कही जा सकती है कि उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है। इसके अतिरिक्त अगर व्यक्ति कोई भी कार्य लगातार नियमित होकर के नहीं कर रहा है तो ये भी इस बात का सूचक है कि उस जातक की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होंगे। इसके अतिरिक्त आपको मैं बात बताऊं, व्यक्ति के धन आने के बाद उसका धन बचे नहीं, अगर वो धन के अति व्यय से परेशान है तो आप ये बात समझ लीजिए कि उस जातक की कुंडली में चंद्रमा
परेशान है। इसके अतिरिक्त अगर चंद्रमा किसी भी जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी की अगर वो व्यक्ति तैयारी कर रहा है और अगर वो चंद्रमा उसकी कुंडली में पापक हो रहे हैं तो यहाँ भी उसको सरकारी नौकरी में दिक्कत होगी। इसके साथ साथ प्रोफेशनलिज्म के मामले में अगर बात करूं तो जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं या पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, तो उसका मन कभी भी किसी एक काम में या उसके किसी भी काम में जो ऑफिस वाला काम है उसमें लगातार नहीं रहेगा। मतलब वो डिसकंटिन्यूअस होकर के काम करता रहेगा, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी नौकरी बार बार बदलती रहती है। जो बहुत ज़्यादा भावुक है, जो बहुत ज़्यादा अपनी बातों को रगड़ता है, बहुत ज़्यादा किसी भी बात में डीपली घुस जाता है और उसमें बैलेंस बना नहीं पाता है, मतलब समतुल्यता का भाव नहीं रखता, संतुलन नहीं बना पाता है, तो उसमें आपको ये बात समझनी होगी कि उस जातक की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं, परेशान हैं या कुचक्र में फंसे हैं। लेकिन अगर चंद्रमा जातक की कुंडली में अच्छे रहेंगे तो उसका मानसिक संतुलन बढ़िया रहे, वो व्यक्ति मानसिक रोगी नहीं होता, उसकी विकृति उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं कर पाती है और वो कभी भी असंतुलन का शिकार नहीं होता है। अगर चंद्रमा किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मजबूती से बैठे हैं तो उसको नौकरी में, उसको व्यापार में, उसके धन आगमन के लिए, उसके धन के खर्च होने के मामले, उसका अपना व्यवहार बहुत ही ज़्यादा सुचारू होता है। ये इतनी सारी चीज़ें चंद्रमा पे निर्भर करती हैं। यहाँ चंद्रमा भाग्य भाव के अधिपति होकर के गुरु से दृष्ट हैं। इसका एक सीधा अर्थ होगा कि जातक मायावी नहीं है, वो कई बार बुरे दशाओं में आकर के अपने आप को प्रभावित और परेशान कर सकता है, पर व्यक्ति के जीवन में दर्शन और व्यक्ति के जीवन में धर्म दोनों ही बहुत मजबूती से बैठे हैं। इसके साथ साथ उसके जीवन में बड़ों का आदर, बड़ों का सत्कार थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में और चंद्रमा भी अष्टम में बैठे हैं। वस्तुतः ज्योतिष में ऐसा कहा गया है ग्रंथों में कि चंद्रमा और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है। एक बड़े अच्छे ग्रंथ में मैंने बात पढ़ी थी, भविष्योत्तर पुराण की बात है कि आरंभ में सूर्य और चंद्रमा ही राक्षस और देवताओं का प्रतिनिधित्व करते थे। बाद में चल करके इनके स्थितियों में बदलाव हुआ, पर वो एक विषय की बात है। पर आपको मैं एक बात कहूँ कि जिस व्यक्ति की कुंडली में ये दोनों ही ग्रह पीड़ित और परेशान और अच्छे भाव में नहीं बैठेंगे, उस जातक के जीवन की नैया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इनका जन्म हुआ पुनर्वसु नक्षत्र में, मतलब कहने का है कि इनकी कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति उन्हें अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। नक्षत्र का अधिपति अगर नक्षत्र को देखता हो तो जातक की कुंडली में बल मिलता है अतिरिक्त। लेकिन अगर नक्षत्र का अधिपति, जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, अगर उस नक्षत्र का अधिपति उस कुंडली के लिए कारक ग्रह न बनता हो तो परेशानी बढ़ती है। परंतु यहाँ पे चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं और उस चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का धन और पंचम भाव के अधिपति होकर के, लग्नेश के मित्र होकर के धन भाव में बैठे हैं। वहां से बैठ करके वो सूर्य को और चंद्रमा को, साथ ही साथ शुक्र को देख रहे हैं। इसका सीधा अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में अनुभव से युक्त होने का योग बनेगा। सांसारिकता से ज्यादा व्यक्ति अपने बारे में कई बार ईगोसेंट्रिक और इसेंट्रिक हो जाता है, मतलब अपने बारे में विचार करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त जब जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो निसंदेह जातक के जीवन का दर्शन अब ऊंचा होगा। पर वस्तुतः कई बार जब कमजोर ग्रह की दशा चलेगी तो जातक को परेशान कर सकती है, जैसे शनि, जैसे राहु, जैसे केतु। इस कुंडली के लिए जो वृश्चिक लग्न की है, वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं चंद्रमा, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति, और चौथे नंबर पे स्वयं मंगल, जो छठवें भाव के अधिपति होने के साथ साथ लग्न के अधिपति हैं। जाकर के बैठे हैं कहाँ? दशम स्थान में, दिग्बली होकर के। इस कुंडली में प्रैक्टिकल योग ज्यादा लगे हैं। ये जातिका या जातक जो भी हैं, इनकी कुंडली प्रैक्टिकल है और ये व्यक्ति अपने काम से मतलब रखेगा। इसको बहुत ज्यादा आप ज्ञान नहीं दे सकते और ये अपने हिसाब से जीवन जीना चाहे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लग्न का अधिपति दशम स्थान में है, लक्ष्मी संपन्न योग बनेगा और लग्न का अधिपति लग्न को देख रहा है, इस वजह से आयु और व्यवहारिकता में गर्माहट आएगी। इसके साथ साथ जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे 2 नंबर की राशि बनी है और शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है।
जहां पहले से ही बुध बैठे हैं। इसका सीधा सा अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में कंप्यूटर, इसके सीधे से अर्थ में आप ये भी जोड़ सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में तकनीक का समावेश रहेगा। और भी रोकिए बात बताता हूं। इनकी कुंडली में इनका जो जन्म हुआ है वो शूद्र वर्ण और देवगण के होने के साथ साथ व्याघात योग में जन्म हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी परेशानियां और उसका किसी से मानसिक जो है वो दबाव, वो किसी दबाव में आकर के कोई काम ना करे, मनमस्त और अपने हिसाब से अपने चरित्र का निर्माण करने वाला होता है। वो किसी से प्रभावित नहीं है, वो अपने दादा से प्रभावित है, ऐसा संभव है। उसके अंदर के सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े गुण उसके दादा से प्रभावित हो सकते हैं। ये जातक जन्म कुंडली में, मैं जहां तक समझ रहा हूं, अपने करियर में थोड़े बहुत परेशानी के साथ अपना करियर आगे बढ़ाए। पिता के साथ मतभेद संभव है, इस वजह से जातक को मैं ये बात कहूंगा कि अपने पिता के साथ संबंध जितना ज़्यादा हो सके बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक रखें। और इसके अतिरिक्त इनकी कुंडली में पिता और माता का योग दोनों ही बढ़िया है, पर माता का स्वभाव इनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब अगर कुछ भी कहना हो तो माताजी ज़्यादा कहें, पिताजी थोड़े कम कहें। अगर कोई भी बदलाव भी करने हो तो माताजी के माध्यम से उसकी बात उन तक पहुंचाई जाए। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में पिता के साथ संबंध कमज़ोर ना हो, इसका ख्याल पिता और बच्चे दोनों को रखना होगा। क्योंकि शनि और मंगल यहाँ बैठे हैं, जिसमें से मंगल तो मित्र की राशि में बैठे हैं, पर इस भाव के अधिपति सूर्य हैं, वो गुरु से दृष्ट हैं, और ये भाव भी स्वयं गुरु से दृष्ट है। तो दशम भाव पे गुरु की दृष्टि जा रही है, पर वहां पे शनि और मंगल के बैठने के कारण वहां का पर्यावरण तनाव से युक्त है। ये पर्यावरण पिता के साथ संतुलन भले ही गड़बड़ करे, पर निसंदेह जातक के जीवन में पेशेवर प्रवृत्ति रखने वाला बना देगा और अपने हिसाब से वो अपने करियर का संतुलन बनाएगा। अंक थोड़े कम मिल सकते हैं क्योंकि पंचम भाव के अधिपति स्वग्रही हैं और आगे से राहु से और पीछे उन पे 3 ग्रहों का प्रभाव है। हालांकि वृश्चिक लग्न की कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होकर के शुक्र अष्टम भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 12वें भाव के अधिपति शुक्र ने पंचम भाव के अधिपति गुरु को देख करके व्यक्ति के एजुकेशन में पड़ने वाले प्रभावों को कमजोर और ढीला करने की कोशिश की है। उस पे भी चंद्रमा अष्टम में, बुध से चंद्रमा 12वें या दूसरे, चंद्रमा से बुध 12वें, बुध से सूर्य दूसरे, ये कई प्रकार के योगों का निर्माण करेगा जिसमें व्यक्ति को कई बार आरंभ के जीवन में जद्दोजहद होती है। द्वितीय भाव के गुरु स्वग्रही हैं, इस वजह से व्यक्ति की वाणी अच्छी है, पर वो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। इसके साथ साथ इनका जो एजुकेशन है यानी कि शिक्षा पद्धति वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनेगी। लेकिन अभी शनि की दशा के कारण जातक को जीवन में परेशानी में देख रहा हूं। इस कारण से कई बार व्यक्ति में प्रैक्टिकल मानसिकता आती है, वो कई बार बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से बात करना चाहता है और जो भी चीज़ उसे पसंद आएगी सिर्फ उसी के साथ वो रहना चाहता है और कई बार वो अपनी वस्तुओं के साथ किसी भी प्रकार की साझेदारी नहीं करना चाहता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं सीधी बात कहूँ तो अभी आपको इस जातक के जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे और अच्छी बात यह होगी कि आप भी उसे स्वीकार करें। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो ये जातक बिगड़ जाएगा क्योंकि अभी शनि की दशा है जो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे बिल्कुल भी नहीं होते हैं और उनके ऊपर शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव है, मंगल के ऊपर गुरु का प्रभाव है। कोशिश करें कि इसकी कन्विंसिंग कैपेसिटी और भी ज़्यादा अच्छी और बेहतर कैसे बनाई जाए, ये समाज को और भी ज़्यादा उदार मना होकर के कैसे अपने आप में समा सकती है, ये सामाजिक कैसे हो सकती है, इस पे विचार किया जा सकता है। क्योंकि चंद्रमा और सूर्य जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं और जन्म कुंडली के दोनों ही महत्वपूर्ण प्लैनेट होते हैं। अष्टम भाव में बैठ करके गुरु से दृष्ट होने से व्यक्ति में सामाजिकता है पर वो अभी निखर करके सामने नहीं आ रही है। इसके साथ साथ व्यक्ति संतुलित है और वो खराब मानसिकता का नहीं है क्योंकि गुरु ने सूर्य को देखा है, पर वस्तुतः न तो गुरु केंद्र में है और न तो सूर्य केंद्र में है, न तो चंद्रमा केंद्र में है और न तो बुध केंद्र में है। बुध केंद्र में होते हुए भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं। यानी कि पापी भाव का अधिपति जब केंद्र में बैठेगा तो व्यक्ति में बालकपन ज़्यादा दे दे या कई बार व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है और दुश्मनी करके कठोर बन करके किसी से भी दुश्मनी मोल लेता है। मेरे कहने का सीधा अर्थ है कि अगर जातक की कुंडली में गुरु केंद्र में नहीं है, त्रिकोण में नहीं है, सूर्य केंद्र में और त्रिकोण में नहीं है तो हम इस पर पूर्णतया विश्वास भी नहीं कर सकते। मेरे कहने का दूसरा अर्थ ये होगा कि हमें इनके प्रत्येक गतिविधि पे
निश्चित रूप से दृष्टि रखनी होगी। ये इनके मित्र कैसे हैं, ये किसके साथ बैठ रहे हैं, ये मोबाइल में क्या देख रहे हैं, इनके साथ कौन आ रहा है, किसके साथ ये कहाँ जा रहे हैं, इन सारी विषयों पे बहुत ही गंभीरता से मंथन करने की आवश्यकता बनेगी। क्लियर है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में धन भाव बहुत अच्छा है, इस कुंडली की वाणी बहुत अच्छी है, इस कुंडली का पराक्रम बहुत अच्छा है। ये कुंडली साझेदारी के लिए नहीं बनी है। इस कारण से यहाँ पे बुध वृषभ राशि में बैठे हैं, पर सप्तमेश अष्टम में और अष्टम सप्तम में, मतलब परिवर्तन जो बना वो किसके साथ, सप्तम भाव के अधिपति 8वें में गए शुक्र, और 8वें भाव के अधिपति बुध 7वें में आ गए। ये परिवर्तन निश्चित रूप से थोड़ी बहुत मजबूती देगा, पर संपूर्णतया नहीं। मतलब एक ऐसे भाव के अधिपति सप्तम में बैठ रहे हैं, एक ऐसे भाव के अधिपति अष्टम में बैठ रहे हैं जहां से व्यक्ति का डेली रूटीन कमजोर रहे, और जहां उसके किसी भी कार्य के लिए आपको बार बार उसको जो है वो बताना पड़ता है, या फिर बोलना पड़े कि बेटा कर लो, बाबू कर लो, भाई रे कर लो, ऐसा ये कहना पड़ेगा। और इस बच्चे का बालकपन अभी उतरा नहीं है, बल्कि अभी जस का तस है। इस वजह से हमें सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये हमारी बात कितनी मान रहा है और हमारी बातों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। अगर चूंकि गुरु मंगल को देख रहे हैं, इस वजह से कैपेसिटी इसकी अच्छी है, अगर आप इसको एक बार लगा दें तो ये बहुत अच्छा उतर जाए। पर वस्तुतः बात यह है कि अभी जो दशा इसके ऊपर से चल रही है, इस दशा काल में ये किसी की सुनने पे राजी ही ना हो। इस कारण से इनके निमित्त अगर हो सके तो अभिषेक करवाना चाहिए। और सूर्य और चंद्रमा चूंकि एक साथ बैठे हैं, इस वजह से ये पापग्रह बन जाएंगे। चंद्रमा, सूर्य भी अष्टम में बैठ करके कई बार हड्डियों से, नेत्रों से संबंधित समस्याएं पैदा करते हैं, दृष्टि कमजोर पड़ती है, और कई बार व्यक्ति अपने से बड़ों का असम्मान कर देता है। क्लियर है। यहाँ पे शनि मंगल बैठे हैं जो इनको एक अच्छी दिशा देंगे। दशम स्थान कुंडली का सबसे मजबूत स्थान होता है केंद्र में, और यहाँ पे आप जब गौर करेंगे तो इस कुंडली का लग्नेश दशम स्थान में व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक अच्छा स्पेस देगा। इसके साथ साथ यहाँ पे तृतीय और चतुर्थ भाव के अधिपति बैठे हैं। मैंने ये बात कही है पहले भी बहुत बार कि अगर जन्म कुंडली के चौथे स्थान पे शनि और मंगल का प्रभाव रहे तो व्यक्ति अपने पराक्रम से अपना संपूर्ण सुख भोगता है, और उस पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये बात और भी ज्यादा बढ़िया रहे, या तो शनि पे या तो मंगल पे, क्योंकि चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन का और मानसिक शांति का होता है। उस भाव का अधिपति वहां देख रहा है और मंगल के संग देखा जा रहा है। इस कारण से कई बार माता और पिता थोड़े बहुत रोग से युक्त और इनके कारण चिंताओं से ग्रसित रहते हैं, खास करके शनि की दशा में। क्लियर है। अब बात करते हैं तो दशमांसा कुंडली में लग्न का अधिपति शनि बनता है, वो भाग्य में बैठ करके लग्न को देख रहा है, और लाभ के अधिपति यहां भी दशम में, यहां भी दशम में, और यहां पे जन्म कुंडली मकर लग्न की बनती है जिसके अधिपति शनि लग्न को देख रहे हैं और चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं। दाम्पत्य तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि केंद्र का अधिपति केंद्र में बैठा है। सूर्य यहां पे सम संख्या की राशि में बैठे हैं जिसके अधिपति गुरु इसे देख रहे हैं। इसका अर्थ सीधा है कि सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि, लग्नेश पे गुरु की दृष्टि, चंद्रमा केंद्र में सप्तमेश होकर के, और सूर्य और शुक्र में, सूर्य मित्र की राशि में, शुक्र अपनी राशि के, राहु के संग बुध बैठे हैं। इस वजह से कभी कभी दार्शनिकता कमजोर होगी, या कई बार व्यक्ति अतिरेक हो जाएगा संबंधों में, स्वभावों में, गर्माहट में, और कई बार ऐसे जैसे उसका दर्शन जो है वो जिस बात को पकड़ ले उसी पे पकड़ के बैठी रहे या बैठा रहे, वो निकले नहीं। उन सब चीजों से उसको मुक्त होने में वक्त लगे, और कई बार वो कट्टरता पकड़ करके कट्टर हो जाता है, मतलब धर्म के प्रति भी हो या अपनी बातों पे। दशमांसा कुंडली में मंगल केंद्र में बैठे बहुत अच्छा है, बुध स्वग्रही बहुत बढ़िया, और सूर्य और शनि का एक साथ बैठना व्यक्ति को यहां पे कई तरीके से लाभान्वित करने के साथ साथ, चूंकि अष्टमेश लाभ में बैठ करके पंचम को देख रहा है, राहु शनि का प्रभाव रहेगा, इस कारण से आरंभ दिक्कत से युक्त है, मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात और बता दूं, पर वस्तुतः यहां शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हैं जो दशम के अधिपति होकर के व्यक्ति को, और सप्तम भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा सप्तम को देख रहे हैं। व्यापार या प्राइवेट नौकरी, इससे बढ़िया इस कुंडली के लिए कुछ नहीं है। आप कोई भी व्यापार इनसे करवाइए, या तो ये प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं। इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग शनि और मंगल के कारण कई बार डिफेंस सेक्टर में और कई बार आईटी सेक्टर में, इसके अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, या कई बार व्यक्ति को मिसाइल इंजीनियरिंग, या फिर ये कह सकते हैं कि कई बार जो पेट्रोलियम होता है केमिकल इंजीनियरिंग, इन सब क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है।
दूसरे नंबर पे गुरु मंगल का शिक्षकीय योग, इनके पास इनकी जो समझ है वो अभी उस लेवल में कई बार आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे, और व्यक्ति का दर्शन अभी बिल्कुल ही अलग और अपने उम्र से बिल्कुल दूर जाकर के दिखा रहा है। मतलब जितनी अवस्था की हैं उससे ज्यादा कई बार बड़ी होकर के व्यक्ति अपने आप को उपस्थित करना चाहता है समाज में। ये इतनी सी बात है। तो ये लग्न, ये नवांश और ये दशमांश। लग्न कुंडली में केतु का भाग्य भाव में बैठना ये अच्छी बात होगी, और भाग्य भाव के अधिपति का अष्टम में जाना ये बुरी बात, अच्छी नहीं है। लग्न के अधिपति का दशम में जाना बहुत अच्छा, धन के अधिपति का धन में बैठना पैतृक संपत्ति का योग। तृतीय भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में दशम में जाना पिता के साथ संबंधों में कमजोरी और व्यापारिक योग। चतुर्थ भाव के अधिपति का चतुर्थ को देखना भूमि भवन वाहन का सुख, और व्यक्ति के जीवन में पेशेवर प्रवृत्ति देने के साथ साथ पिता के साथ संबंधों को नया आयाम देने की आवश्यकता। पंचम भाव के अधिपति स्वग्रही हैं, ये बहुत अच्छा होगा। छठवें भाव के अधिपति दशम में बैठे हैं, इस वजह से कार्य क्षेत्र में विलंब, परेशानी, नौकरी में दिक्कत और इरेगुलराइज होना, ये सब इस कुंडली के लिए समस्या बन सकती है। सप्तम भाव के अधिपति अष्टम में, अष्टम के अधिपति सप्तम में, विवाह ससुराल सुखद मिले, और विवाह में व्यक्ति को थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ देखा जा सकता है, क्योंकि इस कुंडली के पापी भाव के अधिपति हैं। हालांकि शुभग्रह होकर के अपने से 9 घर आगे बैठे हैं, तो कुछ कमजोरी नहीं तो थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ आगे काम बढ़ेगा। चंचलता रहेगी, पति प्रेम करने वाला मिलेगा। यहाँ शनि शत्रु के घर में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि है, घूम फिर करके विवाह अच्छा हो जाता है। अष्टम भाव ठीक होगा, पर पेट की समस्या बन सकती है, नेत्रों की समस्या बन सकती है, अतड़ियों की समस्या व्यक्ति को परेशान कर सकती है, और कई बार गड़बड़ी भी होती है। नवम भाव के अधिपति का प्रभाव जन्म कुंडली में कमजोर है, पर गुरु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति में दार्शनिकता रहेगी और धन भी रहेगा। गुरु का प्रभाव शत्रुओं पे, गुरु का प्रभाव छठे भाव के अधिपति पे, व्यक्ति कभी भी किसी भी तरीके से किसी से हारे नहीं और अपनी जिद पे आकर के कोई भी काम करवा ले, ऐसा ही है। अष्टम भाव के बाद नवम और दशम भाव बहुत बढ़िया बना है, ऐसा तो नहीं कहूंगा, पर हाँ दशम भाव और दशम भाव के अधिपति कम से कम गुरु से दृष्ट हैं, इस वजह से व्यक्ति का करियर पटरी पे आ जाएगा। अभी शनि की दशा है, इस वजह से परेशानी है। एकादशवां भाव जन्म कुंडली में व्यक्ति को प्राप्त करवाए, और कई बार विवाह के बाद और भी अच्छे योग बनते देखे जाते हैं। 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कई बार व्यक्ति के ऐश्वर्यशाली और कई बार लालची, कई बार बहुत ज्यादा खर्चीला और कई बार बहुत ज्यादा अपने मन से काम करने के कारण, कई बार अपने आप को बहुत ज्यादा अनुभवी और सही समझने के कारण व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण हो, और कई बार वो अपने आप को फेल्योर दिखा देता है, या कई बार वो हो जाता है। इस वजह से अपने पिता का संबंध बहुत बढ़िया रखें। सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, पिता का अनादर न करें, नहीं तो उनकी आयु पे नुकसान होगा। अपने से बड़ों का सम्मान करना हमारा परम पुनीत कर्तव्य होता है। आप अभी उतने उम्र में बड़े नहीं हैं कि अपने पिता को ज्ञान दें, क्योंकि आप ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि आप उनकी बातों से डिसएग्री हो सकते हैं, पर अभी आपकी अवस्था ऊंची नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति कई बार अपने पिता के नुकसान का कारण बन सकता है, इस वजह से इन्हें समझाने की आवश्यकता भी है। इस कुंडली में अब मैं आपको नक्षत्रों पे लेके आता हूं। इस कुंडली में सूर्य जो बैठे हैं उसके आधार पे उनके पास कंफ्यूजन है, और वो कई बार बीमार बन रहे हैं, खास करके पिता की चिंता का कारण। चंद्रमा जिस स्थिति में है उसके आधार पे व्यक्ति में धार्मिकता है, पर वो कट्टर हो जा रही है। मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में कंफ्यूज है, और कई बार वो अपने हिसाब से काम करना चाहे, या कई बार अपने आप को अनुभवी समझ ले। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए क्रिएटिव है, और क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, व्यक्ति में बहुत सारे गुण देखने को मिलेंगे, पर उसमें अभी धार नहीं आई है, और वो आने में अभी समय लगेगा, कम से कम 2027 का अक्टूबर। इसके साथ साथ एक बात और कह दूं तो एक योग 2026 के अगस्त से भी जो जातक को थोड़े बहुत अनुभवों से भर के रखे, वैसे अभी दशा अच्छी नहीं है तो हमें सावधान रहना चाहिए। इनको एक लाजवर्त धारण कराने की आवश्यकता है। 2020 के दिसंबर के बाद से ही लगातार इनके स्वभावों में कई बार बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये मंगल थे, बुध भी बताया मैंने। गुरु का प्रभाव इनकी कुंडली के लिए जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर अनुभवी और अपने आप को कई बार घमंडी साबित करने पे व्यक्ति अड़ जाता है, या कई बार मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसे ही करूंगी, ये बात देखने को मिल जाती है। शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली में ठीक है, गुरु और शुक्र का परिवर्तन अच्छा है, इस वजह से व्यक्ति कम से कम आगे चल करके ऊंची शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में भी काम कर सकता है।
कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बचपन में बहुत बदमाश हो, बदमाशियां करे, पर बाद में चल करके चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हालांकि अभी बहुत अच्छी दशा, शनि के बाद अभी शुक्र आएंगे, शुक्र में के बाद सूर्य आएंगे, चंद्रमा आएंगे, मंगल आएंगे, तो ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। 2034 से लेकर के 37 तक परेशानी हो सकती है। और वैसे इनकी कुंडली में शनि अष्टम भाव के अधिपति बुध पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, इस वजह से आयु अच्छी है, पर फिर भी शनि और मंगल का प्रभाव दोनों ही बुध को प्रभावित करेगा। इस कारण से हमेशा ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर होना चाहिए, ये बात भी बनती है। कई बार लंबी बीमारी का खतरा हो जाता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये गुरु के बाद शुक्र, शनि आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको बहुत ज्यादा पेशेवर और कठोर बना रहे हैं, और कई बार अपने माता और पिता के दुख दर्द को न समझने वाला बना रहे हैं। ऐसा न बनिए, इससे माता और पिता दोनों को तकलीफ होगी। ये आपकी कुंडली में शनि। और राहु और केतु में एक बात बता दूं तो राहु आपको मेहनती और कई बार आलसी बना रहे हैं, बस इतनी सी बात है। नक्षत्र इस कुंडली के लिए बहुत बढ़िया पुनर्वसु, मृगशिरा और पूर्वाषाढ़ा। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में नक्षत्र में भरणी और उत्तरा भाद्रपद के साथ रोहिणी, ये सब नक्षत्र अच्छे हैं। इस कुंडली के लिए अंक 5 बहुत अच्छा रहे, उसके साथ अंक 9 भी अच्छा रहे। मित्रता मीन और कर्क वालों से बहुत अच्छी रहेगी। दिशा धन कमाने के लिए उत्तर बहुत अच्छा रहे, धन कमाने के लिए उत्तर और पूर्व दिशा भी बहुत अच्छी रहे। इस कुंडली के हिसाब से व्यक्ति की कुंडली में शनि मंगल केंद्र में बैठे हैं, बहुत ज्यादा सावधान भी रखने की आवश्यकता है अपने आप को, नहीं तो किसी पे विश्वास ना करें और अपने आप को बहुत ही ज्यादा और ज्यादा पोलाइट करने की आवश्यकता है। आप और भी ज्यादा मोल्ड कर सकते हैं खुद को, और भी ज्यादा लोच प्रदान करिए वाणी में और स्वभाव में, बस इतनी सी बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।